नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन सर और एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 8 की सिविक्स बुक से चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान। दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत हम फुटबॉल गेम से करेंगे। दोस्तों, फुटबॉल गेम्स के भी अपने रूल्स होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सभी खेलों में नियम होते हैं, और अगर इन खेलों में रूल्स ना हो तो फिर गेम को खेल पाना संभव नहीं हो पाएगा। सब अपने अपने तरीके से खेल को खेलेंगे, इस तरह से खेल खेल नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, फुटबॉल का भी अपना एक नियम है कि इसमें जो गोलकीपर है उसके अलावा कोई भी दूसरा खिलाड़ी गेंद को हाथ से नहीं छू सकता, और अगर उसने हाथ से उसे छू लिया तो वो जो है फाउल माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा। दोस्तों, इन गेम्स की तरह, इन खेलों की तरह सोसाइटी के भी अपने कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं, अपने कुछ मूलभूत नियम होते हैं, और उन्हीं नियमों से सोसाइटी का जो नेचर है वो डिसाइड होता है। अलग अलग सोसाइटीज़ के बीच फ़र्क का पता चलता है। दोस्तों, बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। वहाँ पर नियमों को आम सहमति, या हम कहें कि कंसेंट के जरिए डिसाइड किया जाता है। मॉडर्न सोसाइटीज़ की बात करें तो मॉडर्न सोसाइटीज़ में या मॉडर्न कंट्रीज़ में ये आम सहमति आमतौर पर रिटन फॉर्म में पाई जाती है। जिस डॉक्यूमेंट्स में इस तरह के नियम मिलते हैं उसे हम संविधान कहते हैं। अर्थात संविधान या कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे नियमों का एक कलेक्शन है जिसके अनुसार किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। दोस्तों, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि संविधान कैसे लिखा गया? भारतीय संविधान को किसने लिखा? इस चैप्टर में हम इन्हीं इश्यूज़ पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और भारतीय संविधान की जो की फीचर्स है, मुख्य विशेषताएं हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र या इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों, संविधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इससे पहले हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स है उस पर डिस्कस करना ज़रूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कब बना, क्यों बनाया, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दोस्तों, 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की डिमांड को अपनी अधिकृत नीति में उसको शामिल किया था। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ये डिमांड सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान और भी तेज हो जाती है, और दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया जाता है। दोस्तों, गठन से पहले जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इलेक्शन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चुनी जाती है, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान जो चुनी गई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी पहली सीटिंग होती है, और तब से लेकर और 26 नवंबर 1949 तक, जब तक कि संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, उस दौरान बहुत सारी सीटिंग होती है, बैठकें होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हर आर्टिकल पर डिटेल में डिस्कशन होता है और संविधान पर चर्चा होती है। दोस्तों, 150 साल की जो अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपना
फ्यूचर डिसाइड करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने फ्रीडम स्ट्रगल से जो उपजे महान आइडियल्स थे, हमारे जो महान आदर्श थे, उनको ध्यान में रखते हुए इस काम को बड़ी ही गंभीरता से अंजाम दिया था। इस तरह 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही हम जो है हमारा देश एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री बन जाता है। इस तरह से हमारे देश का संविधान बनता है। दोस्तों, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके लिए हम कुछ बिंदुओं पर फोकस करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज दुनिया के अधिकतर देशों के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। आमतौर पर सभी डेमोक्रेटिक देशों के बारे में ये उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन देशों के पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, अपने संविधान होते हैं, वे सभी डेमोक्रेटिक कंट्री ही होंगे। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन कई पर्पजेस को फुलफिल करता है। पहला पर्पज ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स उन आइडियल्स को लेआउट करता है, सूत्रबद्ध करता है, जिनके आधार पर सिटीजन अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार रच सकते हैं, उसको अपने सपनों के अनुसार बना सकते हैं। यानी कि संविधान बताता है कि हमारे समाज का जो फंडामेंटल नेचर है वो कैसे होना चाहिए, हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप कैसे होना चाहिए, ये हमें संविधान ही बताता है। दोस्तों, देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय होते हैं, उनके बीच कई सारी बातें समान होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वे सारे इश्यूज पर एक दूसरे से सहमत होंगे। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके ज़रिए वे न केवल ये डिसाइड करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आइडियल्स को, उन आदर्शों पर भी एक कॉमन कंसेंट विकसित करते हैं, साझी समझ विकसित करते हैं, जिनकी हमेशा पूरे देश को रक्षा की जानी होती है। दोस्तों, इन सब बातों का क्या मतलब होता है, ये जानने के लिए हमें नेपाल में कुछ वर्ष पहले घटी कुछ घटनाओं पर चर्चा करनी होगी। दोस्तों, नेपाल के लोगों ने अभी कुछ सालों पहले इंटरिम गवर्नमेंट को मंजूरी दी थी, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को मंजूरी दी थी। सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसे नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, इसका कारण ये था कि कुछ समय पहले नेपाल एक राजतंत्र था। नेपाल वॉज अ मोनार्की Nepal was a monarchy. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected that the final authority rested with the king. अर्थात कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन होता था। 1990 में बना नेपाल का जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड था कि जो शासन की सर्वोच्च सत्ता है, जो फाइनल अथॉरिटी है, वो राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक मास मूवमेंट या जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी स्ट्रगल के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को ख़त्म करने में कामयाबी मिल जाती है। दोस्तों, अब हकीकत ये है कि 15 सितंबर 2015 में नेपाल अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर देता है। तब से नेपाल जो है संविधान के अनुसार शासन को चलाते आ रहे हैं
और नेपाल एक लोकतांत्रिक देश हो गया है। दोस्तों, नेपाल के लोगों ने संविधान यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था उसको इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि इसमें वो आदर्श रिफ्लेक्ट नहीं होते थे, वो आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लोग चाहते थे, जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड इम्पोर्टेंट पर्पज़ है वो ये है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम का जो नेचर है वो तय करना है। जिन देशों ने डेमोक्रेटिक रूलिंग सिस्टम को अपनाया है या उसके द्वारा राज्य व्यवस्था को चुना है, वहाँ डिसीजन लेने में संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दोस्तों, डेमोक्रेसी में हम अपने लीडर खुद चुनते हैं और ताकि हमारी ओर से वे सत्ता की जिम्मेदारी को संभाल सके या पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी का इस्तेमाल कर सके। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये जो लीडर है ये पावर का मिसयूज कर सकते हैं। इस तरह की समस्याओं से बचने का उपाय संविधान में ही मिलता है। दोस्तों, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है उनके द्वारा पावर का मिसयूज जब करते हैं तो इससे अन्याय हो सकता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ दी गई एक स्टोरी से होता है। इसमें सुरेश नाम का एक लड़का है जो कि क्लास मॉनिटर है। वो थोड़ा सा दबंग किस्म का है। ये सुरेश है आपके, ये थोड़ा सा दबंग किस्म का है। उसके जो क्लासमेट है वो भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर मिसेज राव किसी काम से अचानक बाहर चली जाती है और जाते जाते सुरेश को ये कह देती है कि बच्चों का ख्याल रखना। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अपने ही एक दूसरे सहपाठी अनिल को तंग करने की कोशिश करता है और कहता है कि अनिल, आज मैं मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। तो इस पर अनिल कहता है कि मैंने क्या किया। तब तक श्रीमती राव जो है वो वापस लौटती है और जैसे ही लौटती है सुरेश अनिल की शिकायत करता है कि मैडम, जब आप क्लास से बाहर चली गई थी तो अनिल शोर मचा रहा था, मेरे कहने के बावजूद भी उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। तो मैडम अनिल को कहती है कि छुट्टी के बाद भी तुम्हें यहाँ रुकना होगा और 100 टाइम्स लिखना होगा कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। लेकिन अनिल कहता है कि मैडम, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो दोस्तों, यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है वो इस बात को दिखाता है कि कभी कभी जिनको हमने पावर दी है, अथॉरिटी दी है, वो अपनी अथॉरिटी का, वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है। दोस्तों, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में प्राय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसे नियम होते हैं जिनके द्वारा पॉलिटिकल लीडर्स के हाथों पावर का मिसयूज ना हो और उसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है। दोस्तों, भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे नियम कानून हमारे मौलिक अधिकारों वाले पार्ट में दिए गए हैं। क्लास 6 में दोस्तों आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा था। इसमें एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता है और इस कारण उसे किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इनमें से किसी भी ग्राउंड के आधार पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, भारतीय संविधान में दिया गया एक फंडामेंटल राइट्स है। दोस्तों, डेमोक्रेसी में संविधान का दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है
कि कोई भी डोमिनेंट ग्रुप या कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे समूह पर जो कि कम ताकतवर है उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसको हम इस स्टोरी से हम समझ सकते हैं। इसमें दिखाया गया है कि जब खेल की घंटी शुरू होती है तो कुछ बॉयज़ जाकर कहते हैं कि चलो आज हम क्रिकेट खेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो गर्ल्स हैं वो कहती है कि नहीं, आज कुछ अलग हो जाए, हम बास्केटबॉल खेलेंगे। तो इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है। तो बच्चे सभी टीचर के पास जाते हैं। टीचर इस मसले को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। तो बॉयज़ इसमें जीत जाते हैं। तो गर्ल्स कहती है कि ये तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है, इसलिए हर बार यही हमारे साथ यही होता है और हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है। इस तरह के अस्वस्थ हालात डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में भी पैदा हो सकते हैं, जहां मेजॉरिटी वाला जो ग्रुप है वो लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिसमें माइनॉरिटीज़ की सहमति नहीं होती है और उनका नुकसान होता है। दोस्तों, मेजॉरिटी की ये जो टायरेनी है, निरंकुशता है, इसका खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि माइनॉरिटीज़ को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो मेजॉरिटीज़ के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध होती है। माइनॉरिटीज़ पर मेजॉरिटीज़ की इस टायरेनी से या डोमिनेंस पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। ये दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस कहा जाता है। या फिर कभी कभी एक ही कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग दूसरे लोगों को दबा सकते हैं, जिसे इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस कहा जाता है। दोस्तों, संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि कभी कभी हमें खुद को अपने आप से बचाना चाहिए या बचाना पड़ता है। ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है सुनने में। इसका मतलब ये है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं और ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने के लिए हमारी मदद करता है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े प्रिंसिपल्स को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि डेमोक्रेसी को मानने वाले अधिकांश लोग बड़ी गंभीरता से महसूस करने लगे कि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है, इसलिए चीज़ें भी बहुत दुरुस्त या फिर चीज़ों को सही करने के लिए किसी डिक्टेटर को ही शासन सौंप देना चाहिए या किसी मिलिट्री रूल या फिर मिलिट्री रूल हो जाना चाहिए। जैसे कि जर्मनी की जनता सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले हिटलर को शासन सौंप देता है। इस भावना में बहकर लोग कभी कभी इस बात को महसूस नहीं कर पाते कि लंबे दौर में जो डिक्टेटरशिप है उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के नुकसान से बचाता है। ये ऐसे प्रोविजंस को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए सिटीजन्स को अधिकारों का आश्वासन मिलता है या उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। तो दोस्तों, ये तमाम बातें जो है ये बताती है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों, आगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।